तो गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से हम लोग आज सम बेसिक कंसेप्ट के अंदर है और बेसिक कंसेप्ट के अंदर मोल कंसेप्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। और अपन ने मोल कंसेप्ट के 2 वीडियो इसके पहले कवर अप कर लिए और कल के वीडियो में अपन ने ये सीखे कि आखिरकार मोलार मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि इस मोलार मास की गरज अपने को नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने में मतलब काम आती है। तो कल अपन ने पढ़े नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करने के कौन कौन से फार्मूले हैं और उस नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करने के लिए मोलार मास की गरज किस तरह से पड़ती है और मोलार मास को कैलकुलेट करने के लिए एटॉमिक मास क्या होता है, ये अपन ने कल के लेक्चर में सीख लिए। अब आज के लेक्चर में अपने को क्या पढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब आज के लेक्चर में मैं 2-3 शॉर्टकट वाले फार्मूले आप लोगों को बताऊंगा और उस फार्मूलों के हिसाब से मोल कंसेप्ट का हर एक क्वेश्चन अपन आसानी से सॉल्व कर लेंगे मेरे बच्चे। ये चीज अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है कि बुकलेट के हिसाब से इस चैप्टर में अपने को नहीं चलना है, मैं बार बार बोल रहा हूं। और फिर आज के लेक्चर में मैं नंबर ऑफ मोल के साथ साथ कुछ अलग चीजें कैलकुलेट करने के फार्मूलेज बताऊंगा और उसके साथ साथ आज के लेक्चर में अपन कुछ इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है मेरे बच्चे। अब देखिए, कल अपन ने नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का फार्मूला पढ़ लिए, नंबर ऑफ मोल, जिसमें अपन ने पहला फार्मूला पढ़े थे कि मान के चलो मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करने लगा, अपन नंबर ऑफ मोल्स की बात करने लगे तो नंबर ऑफ मोल्स को अपन स्मॉल एन से डिनोट करने लगे और नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू पहला फार्मूला पढ़ा गया था गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पे अपन ने लिखे गिवन मास अपॉन मोलर मास, जो मास दिया है उसको अपन ने गिवन मास बोले और मोलर मास उस कंपाउंड का कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो अपन ने सीखे। तो ये हुआ नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का पहला फार्मूला। जब भी किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का मास दिया है तो इस फार्मूले को यूज किया जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ मोल को फाइंड करने का एक दूसरा फार्मूला अपन ने पढ़े, जहां पे अपन ने देखे गिवन मास गिवन वॉल्यूम, जहां पे अपन ने लिखे गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम। अपन ने गिवन वॉल्यूम को मोलार वॉल्यूम से डिवाइड किए, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम। और यहाँ पे ये जो मोलार वॉल्यूम है इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती थी 22.4 लीटर या 22.4 dm³। यहां तक अपन ने कल के लेक्चर में पढ़े थे बच्चों। अब देखो अपने को आज क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या बोलता हूं, मान के चलो कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, कभी कभार नंबर ऑफ मोल के अंदर क्वेश्चन ऐसा आएगा कि नंबर ऑफ मोल फाइंड करने को बोला तो आसानी से मैं इस फार्मूले को यूज करके नंबर ऑफ मोल फाइंड करूंगा। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है बच्चे कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड अपने पास दिया रहेगा और उस कंपाउंड का एक तो मेरे को वॉल्यूम दिया रहेगा या वेट दिया रहेगा। एक कंपाउंड मेरे पास दिया है, जैसे मान के चलो ये पेन मेरे पास है, इसको मैंने कोई कंपाउंड बोला या इसको अगर मैंने कोई गैस बोला, इसको मैंने कोई कंपाउंड या गैस बोला तो इसका एक तो मास मेरे को दिया रहेगा या इसका एक तो वेट मेरे को दिया रहेगा। तो उस वेट के हिसाब से मान के चलो ये 44 ग्राम है, ये 44 ग्राम है पेन, मतलब पेन, तो 44 ग्राम ऑफ पेन, ये 44 ग्राम ऑफ पेन है। तो इस पेन का मास मेरे को दिया है 44 ग्राम, इस पेन का मास मेरे को 44 ग्राम दिया है। तो सवाल ये पूछा जाएगा कि इस 44 ग्राम ऑफ पेन के अंदर, इस 44 ग्राम ऑफ पेन के अंदर पेन के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। एक तो ये सवाल आ सकता है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द 44 ग्राम ऑफ पेन। इसका मतलब पेन के मास के हिसाब से मेरे को ये बताना है कि इस पेन के अंदर कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, क्योंकि इस पेन के अंदर ना जाने हजारों करोड़ों मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, अपन ऐसा बोल सकते हैं। या फिर सवाल ऐसा भी आ सकता है कि इस 44 ग्राम ऑफ पेन के अंदर पेन के कितने एटम प्रेजेंट है, सवाल ऐसा भी आ सकता है। मतलब मेरे को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है या नंबर ऑफ एटम मुझे कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्या होता है, अब क्वेश्चन आया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपने को कैलकुलेट करना है, अपने को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने का एक डायरेक्ट फार्मूला मैं आप लोगों को बताता हूं, जिस फार्मूले को यूज करके आसानी से अपन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने का फार्मूला है बच्चे n इंटू एन ए। यहाँ पे n इंटू एन ए मैंने लिखा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता करने के लिए मुझे सबसे पहले n की वैल्यू पता होना, और n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स है, n को अपन नंबर ऑफ मोल्स बोलेंगे। और यहाँ पे जो n मैंने लिखा इसको अपन अवोगाड्रोस नंबर बोलता है, n को अपन ने नंबर ऑफ मोल बोले और na को अपन अवोगाड्रोस नंबर बोलेंगे, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। अपन ने पढ़ा है इसके लेक्चर के पहले कि जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है और Na की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है तो मुझे सिर्फ n पता रहना चाहिए, फिर इस n को मैं अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आसानी से पता चल जाएंगे। ये दूसरा फार्मूला जो मोल कंसेप्ट के अंदर अपन यूज करेंगे। फिर उसके बाद मान के चलो किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर कितने एटम है ये मुझे कैलकुलेट करना है, मतलब मुझे नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं n इंटू Na तो लिखूंगा, यहाँ पे n इंटू Na मैंने लिखा, और यहाँ पर मैं एटोमेसिटी भी लिखूंगा, यहाँ पे एटोमेसिटी भी अपन ने लिखे। तो n इंटू Na इंटू एटोमेसिटी, इस फार्मूले को यूज करके अपन नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करेंगे। अब n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स है, n को अपन ने नंबर ऑफ मोल्स बोले, Na को अपन अवोगाड्रोस नंबर बोलेंगे। यहाँ पे ये जो स्मॉल n दिया है इसको बोला गया नंबर ऑफ मोल्स, इसको अपन नंबर ऑफ मोल्स बोलेंगे, जिसको कैलकुलेट करने का फार्मूला अपने पास है। यहाँ पे ये जो Na है इसको अपन ने अवोगाड्रोस नंबर बोले, इसको अवोगाड्रोस नंबर बोला गया, और इस अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, कि सर यहाँ पे एटोमेसिटी लिखी है, यहाँ पे एटोमेसिटी लिखी है, और इस एटोमेसिटी का मतलब क्या होता है। यहाँ पे ये जो एटोमेसिटी लिखी है, इस एटोमेसिटी का मतलब आखिरकार क्या होता है, ये आपके मन में सवाल आया होगा। तो एटोमेसिटी का बहुत ही सिंपल सा मतलब है बच्चे। अब देखो एटोमेसिटी का मतलब क्या होता है, तो एटोमेसिटी का एक छोटा सा डेफिनेशन में लिखता हूं कि टोटल नंबर ऑफ एटम, यहां पर मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड, तो किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, या कितने टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है किसी पर्टिकुलर कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर, जितने एटम प्रेजेंट रहेंगे उतनी उसकी एटोमेसिटी हो जाएंगी बच्चे। ये चीज ध्यान में रखते हुए चलना है। यहाँ पे अपन ये बोले कि टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड, तो किसी कंपाउंड के अंदर जितने एटम प्रेजेंट रहेंगे उतनी उसकी एटोमेसिटी हो जाएंगी। तो मान के चलो एक छोटा सा टेबल में बनाने लगा, तो यहाँ पे टेबल के फॉर्म से अपन पता करेंगे कि मॉलिक्यूल मेरे पास है और किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की एटोमेसिटी कितनी होती है। तो मान के चलो पहला मॉलिक्यूल मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा, मैंने यहाँ पे H2 लिखा। अब मेरे को ये बताइए ये H2 एटम है कि मॉलिक्यूल है। वेरी गुड बच्चे, H2 को अपन मॉलिक्यूल बोलेंगे, H2 को मॉलिक्यूल बोला जाएगा। तो ये जो H2 नाम का मॉलिक्यूल है इसके अंदर कितने एटम है, H2 नाम के मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है। तो H2 नाम के मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है, H2 नाम के मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है, मतलब यहाँ पे जो H2 है इसकी एटोमेसिटी 2 निकल के आएगी। मान के चलो मैंने यहाँ पे H2O लिखा, अब H2O एक मॉलिक्यूल है, H2O को अपन एक मॉलिक्यूल बोलेंगे। अब ये जो H2O नाम का मॉलिक्यूल है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम की बात हो रही है कि इस H2O के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं। तो H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है, मतलब इस H2O के अंदर टोटल 3 एटम है बच्चों। ध्यान में रखना है कि H2O कंटेन्स 3 एटम, इसका मतलब H2O की एटोमेसिटी 3 हो गई, मैं ऐसा बोल सकता हूं। उसके बाद मान के चलो यहां पे मैंने O2 लिखा। अब बताओ O2 की एटोमेसिटी
2, वेरी गुड। उसके बाद मैंने यहाँ पे O3 लिखा, O3 को अपन ओजोन बोलता है, O3 को ओजोन बोला जाएगा। ये O3 ओजोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इस ओजोन के अंदर ऑक्सीजन के 3 एटम है, ओजोन के अंदर ऑक्सीजन के 3 एटम प्रेजेंट है, इसका मतलब ओजोन की एटोमिसिटी 3 निकल के आएंगी, अपन ऐसा बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने NH3 लिखा, यहाँ पे अपन ने NH3 लिखे, तो NH3 के अंदर टोटल 4 एटम है। NH3 के अंदर नाइट्रोजन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम, मतलब NH3 की एटोमिसिटी 4 हो गई, NH3 की एटोमिसिटी 4 हो गई। उसके बाद यहाँ पर मैंने HCl लिखा, यहाँ पे मैंने HCl लिखा, HCl की एटोमिसिटी 2 हो जाएंगी, क्योंकि HCl के अंदर एक हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का एटम है। उसके बाद यहाँ पे मैंने H2SO4 लिखा, यहाँ पे अपन ने H2SO4 लिखे। अब बताइएगा H2SO4 की एटोमिसिटी कितनी? वेरी गुड बच्चों, 4 और 1 5, 5 और 2 7 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली 4 + 1 5 हो गया, 5 + 2 तो यहाँ पे 7 हो गया। तो H2SO4 की एटोमिसिटी 7 निकल के आती है। यहाँ पे अगर मैंने CO2 लिखा, यहाँ पे मैंने CO2 लिखा, तो CO2 की एटोमिसिटी 3 है, CO2 की एटोमिसिटी 3 है। तो एक छोटा सा टेबल मैंने यहाँ पे बना के दिया, एक छोटा सा टेबल अपन ने यहाँ पे बनाया, और इस टेबल को यूज करके अपन पर्टिकुलर कंपाउंड की एटोमिसिटी कितनी होती है ये यहाँ पे सीख लिए। तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर इस टेबल में जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड मैंने लिखा उसी की बात यहाँ पे हो रही होगी। क्वेश्चन के अंदर अपने को कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी कंपाउंड दिया रहेगा तो आसानी से उसकी एटोमिसिटी अपन कैलकुलेट कर सकता है बच्चों, ध्यान में रखना है। तो ये नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का फार्मूला, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने का फार्मूला, ये नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने का फार्मूला। अब मोल कंसेप्ट का आखिरी फार्मूला मैं बताता हूँ। अब मोल कंसेप्ट के अंदर कभी कभी सवाल ऐसा आता है कि फाइंड द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मतलब वन मॉलिक्यूल का मास अपने को फाइंड करना है। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, अब एक मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल का मास और मास ऑफ वन एटम, ये मास ऑफ वन एटम भी हो सकता है। अभी अपने को क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि पानी के, वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, या CO2 के एक एटम का मास कितना है। मतलब अपने को किसी एक एटम का मास कैलकुलेट करना है या फिर अपने को एक मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना है। तो मॉलिक्यूल का मास अगर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मोलार मास, यहाँ पे अपन मोलार मास लिखेंगे और मोलार मास को डिवाइड करेंगे अवोगाड्रो नंबर से। ये तब की बात है जब अपने को मॉलिक्यूल का मतलब अपने को एक मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करने के लिए मोलार मास को अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड किया जाएगा। अब मान के चलिए बच्चों अपने को एक एटम का मास कैलकुलेट करना है, एक एटम का मास अगर कैलकुलेट करना है तो मोलार मास की जगह पे अपन एटॉमिक मास लिखेंगे, मोलार मास की जगह पे एटॉमिक मास, और इसको डिवाइड करेंगे अवोगाड्रोस नंबर से। तो अगर मॉलिक्यूल है तो मोलार मास को अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड किया जाएगा, और अगर मुझे एक एटम का मास कैलकुलेट करना है तो ऐसे कंडीशन में मैं एटॉमिक मास को मोलार मास से डिवाइड करूंगा। बुलाती है बात समझ में। उसके बाद और एक छोटी सी चीज निकल के आती है कि अपने को किसी मॉलिक्यूल का एक्चुअल मास कैलकुलेट करने को पूछा जाएगा कि व्हाट इज द एक्चुअल मास, व्हाट इज द एक्चुअल मास ऑफ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। तो एक्चुअल मास कैलकुलेट करने के लिए भी अपन ने एक शॉर्टकट वाला फार्मूला डिजाइन किया है कि एक्चुअल मास अगर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे मेरे पास मोलार मास है, यहाँ पे अपने पास मोलार मास है। मोलार मास को मैं मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करूंगा, मोलार मास इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, मोलार मास इनटू मास ऑफ प्रोटॉन। मैंने मोलार मास को मतलब जिसका मुझे मोलार मास कैलकुलेट करना है, फिर ये एटम का हो सकता है या मॉलिक्यूल का हो सकता है। मॉलिक्यूल का रहा तो मॉलिक्यूलर मास या मोलार मास में लिखूंगा, एटम का रहा तो यहाँ पर लिखूंगा एटॉमिक मास, एटम का रहा तो यहाँ पे एटॉमिक मास में लिखूंगा कुछ इस तरह से। तो एग्जैक्टली एक्चुअल मास अगर मुझे कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूल का करना है तो मोलार मास को मल्टीप्लाई करूंगा मास ऑफ प्रोटॉन से, और एक्चुअल मास किसी एटम का मुझे कैलकुलेट करना है
है तो एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करूंगा मास ऑफ प्रोटॉन से। ये शॉर्टकट वाले फार्मूले हैं बच्चे जो अपने को ध्यान में रखना है। बुकलेट के अंदर बहुत कचरा काढ़ी दिया है, उसके साथ आपको डील नहीं करना है। अब देखो, अब सवाल ये उठता है कि ये जो मास ऑफ प्रोटॉन है ये कितना होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू कांस्टेंट होती है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ये मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू है जो कांस्टेंट है, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन की जगह पे, मास ऑफ प्रोटॉन की जगह पे हमेशा हम लोग 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 लिखेंगे। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। मोल कंसेप्ट के अंदर अभी तक जितना थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने पढ़ाया उतना थ्योरेटिकल पोर्शन अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो मोल कंसेप्ट का ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसके साथ अपन डील नहीं कर सकते और जिसको अपन सॉल्व नहीं कर सकते बच्चों। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। और यहां तक होने के बाद फिर आपके पास एक बुकलेट प्रोवाइड की गई है और उस बुकलेट के अंदर जब अपन पेज नंबर 8 पे चलेंगे तो अपने को इलस्ट्रेशन दिखेगा। पेज नंबर 8 पे जब मैं जाता हूँ तो एक ऐसा इलस्ट्रेशन अपने को दिखता है और इलस्ट्रेशन के अंदर क्वेश्चन दिखते हैं। इलस्ट्रेशन के अंदर अपने को क्वेश्चन दिखते हैं तो आज अपन इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। अब इलस्ट्रेशन के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 14 है तो यहाँ पे मैं नंबरिंग वगैरह बराबर लिखता हूँ। आप लोग बुकलेट को देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं लेकिन बुकलेट में से सिर्फ क्वेश्चन को आपको देखना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो बुकलेट के अंदर इलस्ट्रेशन दिए हैं और इलस्ट्रेशन को सॉल्व भी करके रखा है, लेकिन वहाँ पे जो इलस्ट्रेशन को सॉल्व करने की टेक्निक है वो टेक्निक मेरे टेक्निक के साथ मैच नहीं करेगी। वो थोड़ी डिफिकल्ट मेथड से वहाँ पे सॉल्व किया गया है। मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताऊंगा, एक सिंपल सी शॉर्टकट वाली टेक्निक बताऊंगा जिसको यूज करके मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इलस्ट्रेशन से सिर्फ क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन देखने के बाद उसका फाइनल आंसर देखना, उसने कैसे सॉल्व किया है उसके साथ मत जाइएगा। यहाँ पे जिस मेथड को यूज करके मैं सॉल्व करके दूंगा उसी मेथड को आपको फॉलो करना है। चलिए बच्चों, तो बढ़ा जाए अपने इलस्ट्रेशन नंबर 14 की तरफ। तो इलस्ट्रेशन नंबर 14 बोलता है फाइंड द वॉल्यूम एंड मोल इन 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन अपने सामने आया है फाइंड द वॉल्यूम, अपने को वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। फाइंड द वॉल्यूम एंड मोल, अपने को साथों साथ मोल भी फाइंड करना है। फाइंड द वॉल्यूम एंड मोल इन 56 ग्राम, यहाँ पे 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन बोला है। 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन अपने को बोला है। तो क्वेश्चन को फिर से, और क्वेश्चन में बोला है STP, क्वेश्चन में बोला गया है एट STP, यहाँ पे STP नाम लिखा है। तो क्वेश्चन को फिर से अपन अच्छे से पढ़ ले। वेरी गुड बच्चों, देखिए अब क्या हुआ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से अपने सामने आया है कि फाइंड द वॉल्यूम एंड मोल, अपने को वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और मोल कैलकुलेट करना है। अब सवाल ये उठने लगा कि किसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और किसका वॉल्यूम और मोल अपने को कैलकुलेट करना है। तो अपने को बोला गया है 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस है, अपने पास 56 ग्राम नाइट्रोजन गैस, यहाँ पे लिखा है 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस का मतलब N2 गैस है, नाइट्रोजन गैस का मतलब N2 गैस है। तो नाइट्रोजन गैस का, नाइट्रोजन एटम नहीं है, नाइट्रोजन गैस है क्योंकि STP लिखा है। अब क्वेश्चन के अंदर ऐसा STP लिखा रहे या क्वेश्चन के अंदर ऐसा NTP लिखा रहे, इस STP को बोला जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है और NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो ये सिर्फ क्वेश्चन के अंदर अपने को भटकाने के लिए ऐसे नाम दिए होते हैं कि बच्चा कंफ्यूज होना चाहिए, तो कंफ्यूज करने के लिए STP NTP नाम दिया होता है। तो उसके साथ अपने को डील नहीं करना, अपने को क्वेश्चन को पढ़ के अपने को ये समझना है कि क्वेश्चन क्या बोलता है और उसके साथ अपने को डील कैसे करना है। तो क्वेश्चन के अंदर 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस है, तो ये 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है मान के चलो, ये 56 ग्राम ऑफ N2 गैस है। तो इस 56
56 ग्राम ऑफ N2 गैस का वॉल्यूम कितना है और मोल कितना है ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इस 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन का मैं नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करूंगा, मैं नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करूंगा। और नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए वही पुराना फार्मूला मेरे पास है। अब नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के दो फार्मूले मेरे पास है, एक तो मास का फार्मूला है, एक तो वॉल्यूम का फार्मूला है। तो मैं क्वेश्चन के अंदर देखूंगा कि मुझे क्या दिया है, अपने को क्या दिया है। तो क्वेश्चन के अंदर अपने को 56 ग्राम नाइट्रोजन बोला है, क्वेश्चन के अंदर 56 ग्राम नाइट्रोजन बोला है, मतलब नाइट्रोजन का मास दिया है, नाइट्रोजन का मास दिया है और नाइट्रोजन का मास दिया है। तो एग्जैक्टली नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए मैं इस फार्मूले को यहां पे यूज करूंगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मैंने गिवन मास अपॉन मोलर मास लिखा। फिर से एक बार बताना चाहूंगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन के अंदर अगर मास दिया है, क्वेश्चन के अंदर किसी गैस का मास दिया है, तो इस फार्मूले के साथ जाइएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। लेकिन क्वेश्चन के अंदर अगर वॉल्यूम दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर अगर वॉल्यूम दिया है, तो अपन जाता है गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम के साथ। अभी अपने पास मास दिया है तो मैं इस फार्मूले के साथ गया। अब गिवन मास नाइट्रोजन का अपने को दिया है, नाइट्रोजन का गिवन मास दिया है, लेकिन नाइट्रोजन का मोलर मास मेरे पास नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन का एटॉमिक मास मेरे को पता है, एक नाइट्रोजन का मास 14 है, नाइट्रोजन के एक एटम का मास 14 है। तो नाइट्रोजन इस गैस का मोलर मास कितना हो जाएगा? तो N2 का मोलर मास हो जाएगा बच्चों 2 × 14, ये 2 × 14 हो जाएगा। तो मोलर मास हो गया 28, N2 का मोलर मास 28 हो गया। तो यहां पर मैंने लिखा 56, यहां पे 56 और डिवाइडेड बाय 28, 56 डिवाइडेड बाय 28। जब इसको मैं कैलकुलेट करने लगा, तो 28 बन जा 28 और 28 टू जा 56, 28 टू जा 56 हो जाएगा। तो इसका नंबर ऑफ मोल 2 निकल के आया, मतलब n की वैल्यू 2 आ गई, n की वैल्यू 2 आ गई। और इसका यूनिट मैंने मोलच लिखा, इसका यूनिट मैंने मोल लिखा। और क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली बार अपने को यही बोला है, क्वेश्चन के अंदर पहली बार अपने को यही बोला है कि वॉल्यूम के साथ साथ मोल कैलकुलेट करो। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने से पहले बेटर ये था कि मैं मोल कैलकुलेट कर लूं, तो मैंने मोल कैलकुलेट कर लिया। मोल अपन ने कैलकुलेट कर लिए कि 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन के 2 मोल प्रेजेंट है। 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन के 2 मोल्स प्रेजेंट है, ये अपने को पता चल गया बच्चों। तो मोल कैलकुलेट करने के बाद अभी मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। मोल अपन ने कैलकुलेट कर लिए। अब मोल कैलकुलेट करने के बाद वॉल्यूम यहां पे थोड़ी सी जगह में देखो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं। अब वॉल्यूम मुझे कैलकुलेट करना है। अब वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए मैं नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फार्मूला यूज करूंगा कि नंबर ऑफ मोल को n से मैंने डिनोट किया। यहां पे लिखूंगा गिवन वॉल्यूम, यहां पे मैंने गिवन वॉल्यूम लिखा। अब गिवन वॉल्यूम को डिवाइड करूंगा मोलार वॉल्यूम से, तो गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू मेरे पास है, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है, गिवन वॉल्यूम n की वैल्यू 2 है। गिवन वॉल्यूम जो मुझे कैलकुलेट करना है, मान के चलो उसको मैं x कंसीडर करते हुए चल रहा हूं, मुझे N2 का वॉल्यूम होना, N2 का वॉल्यूम मुझे होना, जो मुझे कैलकुलेट करना है, जो अपने को कैलकुलेट करना है, तो उसको मैंने x कंसीडर किया। और मोलार वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट होती है जो 22.4 होती है। तो यहां से आसानी से x की वैल्यू आ जाएगी 22.4 इंटू 2, 22.4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 44.8 और ये वॉल्यूम है, इसलिए इसका यूनिट लीटर रहेगा मेरे बच्चे। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है कि आसान सा सवाल था, वॉल्यूम कैलकुलेट करना था और मोल कैलकुलेट करना था। तो वॉल्यूम या मास कैलकुलेट करने के लिए मोल की अपने को गरज पड़ती है। तो सबसे पहले अपन ने मोल कैलकुलेट किए और मोल के हिसाब से फिर अपन ने वॉल्यूम कैलकुलेट किए। तो बड़े आसान से सवाल होते हैं, ऐसे सवालों के साथ ऐसे डील किया जाता है। किताब के मेथड को या बुकलेट के मेथड को आप फॉलो मत कीजिएगा, इस मेथड को फॉलो कीजिएगा। बुकलेट से सिर्फ क्वेश्चन देखिएगा और फाइनल आंसर देखिएगा जो इस तरह से आएगा। चलो तो वहां तक आप लोग कॉपी करके रखो, फिर इलस्ट्रेशन के 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करवा के देता हूँ।
चलो बच्चों, आई होप तो आपने कॉपी कर लिए होंगे। तो अभी जगह क्रिएट कर लेंगे अपन। ये देखिए, काफ़ी अच्छी जगह क्रिएट करता हूँ मैं, क्योंकि इरेज करने का काम मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन बच्चों, आप लोग अपने दिमाग से कोई चीज़ें इरेज मत कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इतनी अच्छी खासी जगह अपन ने क्रिएट कर ली है, और अब देखिए जगह क्रिएट करने के बाद किस तरह के क्वेश्चन अपन सॉल्व करता है, और आसानी से मोल कंसेप्ट का अगर कोई भी क्वेश्चन अपने सामने आया तो उस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि बच्चों, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि थ्योरेटिकल पोर्शन का कंसेप्ट अपने को पता चल गया तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आए, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन अपने सामने आए, उस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे ही करेंगे। अपन गेमच कुछ ऐसा करेंगे, मतलब ऐसा गेम करेंगे जिस गेम को यूज़ करके वो खेल अपने को जीतना ही जीतना है। क्योंकि जब तक अपन फोड़ेंगे नहीं तब तक अपन छोड़ेंगे नहीं। देखो कैसे फोड़ा जाता है। अब अपने सामने इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन नंबर 15 है। तो मैं अगर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करने लगा तो क्वेश्चन नंबर 15 अपने सामने निकल के आता है, कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड मास। क्वेश्चन के अंदर बोला है कैलकुलेट, क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट द वॉल्यूम। फिर से अपने को वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड मास, कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड मास। वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना है, मास भी कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम एंड मास ऑफ 0.2 मोल, यहाँ पे 0.2 मोल लिखा है, 0.2 मोल ऑफ, 0.2 मोल ऑफ, और यहाँ पे लिखा है बच्चे O3 एट STP। अब देखिएगा क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना है। अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों, वो चीज़ कुछ इस तरह से थी कि क्वेश्चन के अंदर ऐसा STP नाम दिखा या क्वेश्चन के अंदर ऐसा NTP नाम दिखा तो घबराने की कोई गरज नहीं है। ये ऐसे नाम सिर्फ क्वेश्चन के अंदर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिए होते हैं। STP NTP का मतलब वही है जो 22.4 अपन लेता है ना, वो मोलर वॉल्यूम है एट STP एट NTP पे। इसको छोड़ देने का अपन अपने टेक्निक को फॉलो करेंगे कि अपन ने जो टेक्निक सीखे है उस टेक्निक को यूज करके चाहे जैसा क्वेश्चन है अपन सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन के अंदर अपने को बोला है वॉल्यूम और मास कैलकुलेट करो, वॉल्यूम और मास कैलकुलेट करो, पर किसका करो तो 0.2 मोल ऑफ O3 का, 0.2 मोल ऑफ O3 का मास और वॉल्यूम अपने को कैलकुलेट करने को बोला है मेरे बच्चे। तो एग्जैक्टली अपने को वॉल्यूम और मास कैलकुलेट करना है O3 का। अब सवाल ये उठता है बच्चों कि यहाँ पे जो O3 है इसको क्या बोला जाए, तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि O3 का मतलब ओजोन होता है मेरे बच्चे। दैट O3 इज कॉल्ड एज ओजोन, ये ओजोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब देखो क्वेश्चन के साथ डील कैसे करना है। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन अपने सामने आया और अपने को अगर ट्रिक मालूम है, ऐसी ट्रिक जो निखिल सर ने आप लोगों को बताया है, वो ट्रिक अगर आप लोगों को मालूम है तो दुनिया का कोई भी मोल कंसेप्ट का सवाल आया तो उसको आप लोग सॉल्व करके आएंगे ही आएंगे। देखो कैसे है। अब एग्जैक्टली यहाँ पे 2 मोल अपने को दिया है, मतलब n की वैल्यू मेरे पास दी है, घबराने की कोई बात नहीं है। n की वैल्यू मेरे पास दे रखी है तो नंबर ऑफ मोल है 0.2 मोल, नंबर ऑफ मोल 0.2 है। और मुझे ओजोन का मोलर मास भी लगेगा जो मैं यहीं पे कैलकुलेट करके रख देता हूँ। तो मोलर मास ऑफ ओजोन, ओजोन का मोलर मास। अब ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 है, तो ओजोन का मोलर मास में कैलकुलेट करने लगा तो 16 इंटू 3 हो जाएगा, 16 इंटू 3, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 और 16 3 जा कितना बच्चे 16 3 48। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 48, यहाँ पे 48 मैंने लिखा तो मोलर मास मेरे पास O3 का आ गया 48, हो गया मेरा काम। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल का फार्मूला लिखूंगा तो देखिए नंबर ऑफ मोल के हिसाब से वॉल्यूम और मास कैसे कैलकुलेट करता हूँ। अब मैंने नंबर ऑफ मोल लिखा, मैंने नंबर ऑफ मोल्स लिखा तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। अब मान के चलो मुझे मास कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला ये वाला लिखूंगा, गिवन मास, यह पे मैंने गिवन मास लिखा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल की वैल्यू मेरे पास है जो 0.2 है, 0.2 है। गिवन मास की वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करना है, मान के चलो उसको मैं x कंसीडर करने
करने लगा, उसको अगर मैंने x बोला तो ओजोन का मोलार मास मेरे पास है जो 48 है मेरे बच्चे, ये 48 है। तो यहाँ से x की वैल्यू आसानी से मिल जाएंगी 48 इंटू 0.2, 48 इंटू 0.2। अब ये आता है 48 को मैंने 0.2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आता है बच्चे x इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 9.6 और क्योंकि ये मास था तो इसको मैं ग्राम में लिखूंगा, इसको अपने ग्राम में लिखे, मतलब 0.2 मोल ऑफ ओजोन के अंदर 0.2 मोल ऑफ ओजोन के अंदर ओजोन का इतना मास है, ओजोन का इतना मास है। तो मास अपन ने कैलकुलेट कर लिए। अब मास कैलकुलेट करने के बाद मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करने के बाद मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अब वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए भी फिर से मैं नंबर ऑफ मोल का ही फार्मूला यूज करूंगा। ये नंबर ऑफ मोल का फार्मूला मतलब ऐसा समझ लो बच्चे, ये तुम्हारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, ये नंबर ऑफ मोल का फार्मूला है, ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। ये एक बार अगर अपन ने चला दिए तो दुनिया की कोई ताकत जिंदा नहीं रह सकती या दुनिया का कोई क्वेश्चन बच नहीं सकता मेरे बच्चे। तो नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो यहां पे लिखूंगा गिवन वॉल्यूम, यहां पे मैंने गिवन वॉल्यूम लिखा और गिवन वॉल्यूम को डिवाइड करूंगा मोलार वॉल्यूम से, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम। अब मोलार वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट है तो और n की वैल्यू मेरे पास दी है तो नंबर ऑफ मोल की वैल्यू है 0.2, नंबर ऑफ मोल की वैल्यू 0.2। गिवन वॉल्यूम मेरे को कैलकुलेट करना है, मोलार वॉल्यूम की वैल्यू है 22.4। अब देखो हो गया अपना काम यहां से हो गया। यहां से आसानी से x की वैल्यू मैं बता सकता हूं तो x इज इक्वल टू 22.4 इंटू 0.2। जब इसको मैं कैलकुलेट करने लगा तो इसका आंसर निकल के कुछ इस तरह से आया, इसका आंसर निकल के कुछ इस तरह से आता है 22.2 इंटू 0.2, यह आता है बच्चों 4.48 और क्योंकि ये वॉल्यूम है तो इसको लिखा जाएगा लीटर। वेरी गुड। तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल को अपन ने यूज किए और अपन ने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मतलब मास अपने को पता चला, मास अपने को पता चला है जो है 9.6 ग्राम, मास 9.6 ग्राम है और साथों साथ अपने को वॉल्यूम भी पता चला जो है 4.48 लीटर। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए चलना है। तो इस तरह से अपने इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व कर लिए। अब इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करने लगा, एक सेकंड बच्चों, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, बराबर है दादा, एक सेकंड, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तब तक आप लोग यहाँ तक कॉपी करके रखो, फिर अपन इलस्ट्रेशन के एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। अब बस चलो हो गई सॉल्व, हाँ ठीक है। 5 मिनट का वीडियो बचा है बच्चों, 5-10 मिनट का देखिएगा। मान के चलिए अपन इलस्ट्रेशन नंबर 16 पे है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 16 मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसको सॉल्व कैसे करना है, लेकिन उसको सॉल्व आप ही को करना है बच्चों, और कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। देखिए क्या करना है, फाइंड आउट द मोल एंड मास। क्वेश्चन में बोला है फाइंड आउट, क्वेश्चन में बोलता है फाइंड आउट, फाइंड करना है, फाइंड आउट द मोल एंड मास, मोल भी फाइंड करना है और साथों साथ मास भी फाइंड करना है। फाइंड आउट द मोल एंड मास in 1.12 लीटर, in 1.12 लीटर ऑफ और फिर से यहाँ पे ओजोन बोला है शायद, वेरी गुड, फिर से ओजोन बोला है और फिर से क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज करने के लिए एसटीपी नाम है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा मेरी तरफ। अब बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, हद से ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। शायद आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे सर ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको मैं तुरंत सॉल्व कर दूंगा, इसको मैं आपके पहले ही सॉल्व कर दूंगा। तो देखो बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है, मतलब n की वैल्यू होना। अब अपन देखेंगे मास दिया है कि वॉल्यूम दिया है, तो अपने को दिया है वॉल्यूम, अपने को यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, और वॉल्यूम दिया है तो नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का फार्मूला गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन, वेरी गुड। एंट्रेंस में क्वेश्चन ऐसा आएगा तो एक फार्मूला लिखने की गरज नहीं है, उतना समय अपने पास नहीं है, तो डायरेक्ट मैं वैल्यूज लिखता हूँ तो आपको पता चल जाए। तो n इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम है 1.12 और मोलर वॉल्यूम है 22.4, मोलर वॉल्यूम 22.4 है
ऊपर में 112 है, नीचे में 224 है। 111 का डबल 224 होता है बच्चों, ये अपने को पता है। तो जब इसको अपन कैलकुलेट करते हैं, तो इसका आंसर आता है 0.05। 0.05 मतलब यहां से अपने को मोल पता चला, n की वैल्यू पता चली 0.05। तो n की वैल्यू पता चलने के बाद जैसे ही अपने को n की वैल्यू पता चली, अभी अपन आसानी से मास कैलकुलेट करेंगे। अब मास कैलकुलेट करने के लिए फिर से मैं नंबर ऑफ मोल की ही हेल्प लूंगा। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास मुझे कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ मोल की वैल्यू है 0.05। गिवन मास अपने को होना, मान के चलो वो x है। ओजोन का मोलर मास होता है 48, ओजोन का मोलर मास 48। यहां से x की वैल्यू मतलब अपने को मास आसानी से पता चल जाएगा। तो यह आएगा बच्चों 2.4 ग्राम। तो यह आता है 2.4 ग्राम। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर मोल के साथ साथ मास भी अपन ने कैलकुलेट कर लिए बच्चों। तो ध्यान में रखना है, अपन ने इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर से एक चीज़ मैं दोहराना चाहूँगा कि इस बुकलेट के अंदर जो बुकलेट आपको दी गई है, इस बुकलेट के अंदर से सिर्फ क्वेश्चन अपने को देखना है। इस बुकलेट के अंदर इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो मेथड है, वो मेथड मेरे मेथड से मैच नहीं करेगी बच्चे, क्योंकि ये अलग मेथड है, ये शॉर्टकट वाला मेथड है। इस शॉर्टकट वाले मेथड को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो बुकलेट से सिर्फ क्वेश्चन देखना और फाइनल आंसर देखना, इस मेथड को वहां पे नहीं देखना है जो किताब में मेथड है। इस मेथड को फॉलो करना, आसानी से सारे के सारे सवाल मोल के आपको याद हो जाएंगे। तो ये मोल कंसेप्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड कर करके देखना, वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा और इन क्वेश्चन को रफ में सॉल्व करके देखिएगा। साथों साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ताकि आने वाले समय में जब अपने लाइव क्लासेस चालू होंगे तो ये चैप्टर अपने को और अच्छे से समझ में आएगा। चलो बच्चों, तो अपन मिलता है फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।